तो आज सुबह सुबह मैं अपने टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा था, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दुबई, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। देर से उठने की वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो ही चुका था, लेकिन किसी तरह मैं आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच ही जाता हूँ। अरे लो भैया, आ गया एयरपोर्ट। चलो ठीक है भैया, वैसे आपका पेमेंट कितना हुआ? अरे भैया तुम भूल गए, मैं तुम्हारी कंपनी का ही टैक्सी ड्राइवर हूँ। माफ करना भाई, मैं बार बार ये बात भूल ही जाता हूँ। अब टैक्सी से उतरने के बाद मैं सीधा एयरपोर्ट के गेट की तरफ चले जाता हूँ और सारे सिक्योरिटी चेक्स होने के बाद मैं अपने प्लेन की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन मैं किसी नॉर्मल प्लेन से दुबई नहीं जा रहा था। मैंने अपने लिए स्पेशली एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट को बुक किया था, जिसमें बड़े बड़े करोड़पति और बिजनेसमैन ही सफर करते हैं। और अब मैं प्लेन के पास पहुँच गया था। भैया जरा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट दिखाइए। मैं जल्दी से अपने जेब से फोन निकालता हूँ और डिजिटल लॉकर के जरिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जल्दी से उन्हें शो कर देता हूँ, और पासपोर्ट भी। और जब तक मेरा वेरिफिकेशन हो रहा था, तब तक सारे वर्कर लोगों ने मेरा सामान जेट में रख दिया। हाँ सब क्लियर है, आप अंदर जा सकते हैं। और अब मैं फाइनली आ गया था अपने प्राइवेट जेट के अंदर। मैं अपने आराम से विंडो सीट की तरफ बैठ गया था। प्लेन अंदर से काफी लग्जरी था और मेरे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन रखी हुई थी। और मैंने अब सोच लिया था कि भाई पूरे रास्ते सीरीज देखते हुए एंजॉय करते हुए दुबई जाऊंगा। और यहाँ बाहर हमारा प्लेन भी उड़ने के लिए तैयार था। हाँ सारा सामान लोडेड है, चेक लगेज चेक। हेलो एवरीवन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। दुबई के लिए फ्लाइट अब रवाना होने वाली है। हैप्पी जर्नी गाइस। अरे जाओ जाओ। फिर उसके बाद हमारे प्लेन का दरवाजा बंद हो जाता है और उसका इंजन स्टार्ट होकर हमारा प्लेन निकल पड़ता है सीधा रनवे की तरफ। और मैं तो यहाँ अंदर बस दुबई के सपने देख रहा था। बुर्ज खलीफा, बीचेस, लग्जरी कार्स। आय हाय, पूरे साल मैंने जितने मस्ती नहीं किया, मैं दुबई में जाके उस सारी मस्ती एक साथ करने वाला था। और फिर इसके बाद फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। नॉर्मल प्लेन के मुकाबले ये प्लेन कुछ ज्यादा ही स्पीड में उड़ रहा था और इसके अंदर बैठने में मुझे एक अलग ही रिचनेस फील हो रही थी। अब मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर अपनी वेब सीरीज को चालू कर दी और मैं तो इस सफर का पूरा मजा ले रहा था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन अचानक से आधे घंटे के बाद पायलट को प्लेन के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होती है। प्लेन के कैबिन से कुछ खड़खड़ आवाज आ रही थी। अब पायलट इस दिक्कत को पता लगा ही रहा था, लेकिन तभी इतने में वो चिल्ला के बोलने लगता है, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, लगता है प्लेन के इंजन में कुछ दिक्कत है। मेडे मेडे, ओह माय गॉड, मेडे मेडे, प्लेन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल। ये अनाउंसमेंट प्लेन के अंदर सुनते ही मेरी फट के हाथ में आ गई थी और मैं पूरी तरीके से घबरा गया था। प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका था और वो बुरी तरीके से घूमने लगा। अरे क्या हो रहा है? देखते ही देखते प्लेन का एक इंजन ठप हो गया और अब प्लेन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी पायलट की और हमारा प्लेन जमीन की तरफ गिर रहा था। यहाँ पे मैं अंदर सोच रहा था कि मैं तो आज गया। इस प्लेन में कोई पैराशूट भी नहीं था, तो पैसेंजर का बचना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। मैं अपने सारे अच्छे बुरे कर्मों को याद कर रहा था और बचने का भाई यहाँ पे कोई तरीका था ही नहीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे सामने वाली सीट पे अचानक से जलपरा आ जाता है और मैं ऐसे देख के बोलने लगता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बच्चे, मैं तो तेरे से मिलने आया था, सब ठीक है ना? अरे क्या सब ठीक है? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं मरने वाला हूँ? अरे बच्चे, ये बात मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो क्या तुम यहाँ मरते हुए देखने आए हो मुझे? मरने को तो पता नहीं बच्चे, लेकिन तेरे को जिंदगी जरूर दिला सकता हूँ मैं। अब हमारा प्लेन शहर की तरफ बढ़ रहा था और देख के लग रहा था कि अभी किसी बिल्डिंग से क्रैश हो जाएगा। ये देख के मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ कि मुझे बचा ले भाई। बच्चे, मैं तुझे बता तो सकता हूँ, लेकिन क्या भाई? जल्दी बोल। तुझे आज का दिन अपना पूरा मुझे देना पड़ेगा। बोल देगा क्या? जल्दी बोल। मेरी सिचुएशन अब आगे को और पीछे खाई वाली हो गई थी। दोनों तरफ से लग चुके थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ। अच्छा बच्चे। इतने में प्लेन के एक इंजन पे आग भी लग जाती है। प्लेन अब और भी तेजी से नीचे गिर रहा था और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही जमीन से टकराने वाला था। और मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ, अरे बचा ले मेरे भाई। तो चलो ठीक है। जलपरा फिर एक मंत्र बोलना शुरू कर देता है। उसकी ये बोलते ही प्लेन के आसपास एक मैजिकल स्मोक आ जाता है और देखते ही देखते प्लेन नीचे गिरते गिरते अचानक से बस गायब हो जाता है। मैं कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया था और जैसे ही मैं आँख खुलती है तो मैं अपने आप को मैजिकल स्मोक पे कवर पाता हूँ। और जैसे ही वो मैजिकल स्मोक हटता है तो मैं अपने आप को पाता हूँ अभी तक के सबसे हार्डेस्ट चैलेंज के ऊपर। और ये चैलेंज मुझे जलपरा देने वाला था और जलपरा ये देख के मुझे बोलने लगता है, बच्चे, मैंने तुझे प्लेन क्रैश से तो बचा लिया, लेकिन तुझे अब इस चैलेंज को मेरे लिए पूरा करना होगा। जलपरे ने मुझे फिर से एक भयानक चैलेंज दे दिया था, पर क्योंकि मैं जलपरे के पहले भी इतने चैलेंजेस कंप्लीट कर चुका हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। और जब मैं रैम को चेक कर रहा था तभी जलपरा बोलने लगता है, बच्चे ऐसा आसान मत समझना, 12 लोग अब तक इस चैलेंज में अपनी जान गवा चुके हैं और 13वां इंसान शायद तू भी हो सकता है। अब ये सुन के मेरी थोड़ी सी फट तो जरूर गई थी। और फिर उसके बाद जलपरा बोलने लगता है कि अपने लिए कोई गाड़ी चुन ले। मैं बोलता हूँ मुझे आसपास तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। तो ये सुन के मैं बोलने लगता है, जरा पीछे तो मुड़ के देख बच्चे। जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे पीछे 4 बाइक्स खड़े हुए थे और ये सारे के सारे बाइक्स पास में मेरे रह चुके हैं। यहाँ पे एक हायाबुसा, एक निंजा ZX-6R, एक KTM RC 390 और एक स्प्लेंडर थी। और मैंने बिना किसी देरी के अपनी स्प्लेंडर को ही सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि स्प्लेंडर को ऐसे रैम्स पे कंट्रोल करना काफी इजी होता है। अब मैं बाइक के ऊपर बैठ के उसे स्टार्ट करता हूँ और मैं रैम चैलेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार था। ये एक टाइम बेस्ड चैलेंज था जिसे मुझे 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना था और मैं इसे अगर 5 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे किसी भी हाल में अपनी जिंदगी के लिए इस रैम को कंप्लीट करना ही होगा। और जलपरी के 3, 2, 1 बोलने के बाद मेरा चैलेंज ये शुरू हो गया था। शुरुआत में मुझे एक राउंड रैम के अंदर से जाना पड़ा और इसके अंदर जायंट फुटबॉल रखे हुए थे। पहले तो मैंने इनको डॉज किया और फिर बाद में
इन घूमते हुए ब्लेड्स को, और 2 ब्लेड को डॉज करने के बाद मेरी स्प्लेंडर रैम से बाहर आ गई थी। लेकिन अभी तो इस चैलेंज की बस शुरुआत हुई थी। पूरे रैम के ऊपर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे जिन्हें मुझे बिना टाइम गवाए जल्दी से जल्दी पार करना था। साथ में घूमते हुए पवन चक्की के ब्लेड्स मुझे काट सकते थे 2 टुकड़ों में। इन ब्लेड्स को मैंने काफी केयरफुली डॉज किया और इन सब को पार करने के बाद मेरा पहला पड़ाव खत्म हो गया था। अब यहाँ पे कर्व था जहाँ पे स्प्लेंडर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और सामने था एक बर्गर जैसे ऑब्जेक्ट, और जैसे ही मैंने उन्हें ठोका तो मुझे पता चला कि ये तो कार्डबोर्ड के हैं। तो मैं समझ गया था कि ये सारे के सारे हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये तो लिटरली हवा में उड़ रहे थे। अब मैं बिंदास होकर अपनी स्प्लेंडर को भगा रहा था, लेकिन तभी मुझे ब्रेक मारना पड़ता है क्योंकि सामने था एकदम कुएं के जैसा रैम। रैम की गहराई तो काफी ज्यादा थी। इसके अंदर मुझे जंप नहीं लगाना था, इसके अंदर लिटरली मुझे गिरना था। और अब मैं सोच में पड़ गया था कि करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पे टाइम भी निकला जा रहा था, सोचने का टाइम नहीं था। तो मैंने बोला यार जो होगा देखा जाएगा। तो मैं अपनी स्प्लेंडर को थोड़ा पीछे लेने लगता हूँ और फिर थोड़ा पीछे लेने के बाद मैं अपनी स्प्लेंडर को रोक देता हूँ। मैं अब जंप करने के लिए तैयार था। मैं अपनी स्प्लेंडर को फुल रेस दे देता हूँ और पूरी रफ्तार से अपने क्लच को छोड़ देता हूँ। मेरी स्प्लेंडर पूरी रफ्तार से उस होल के अंदर छलांग लगा देती है। जैसे मैंने छलांग लगाई मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, आसमान से गिरा और मैं खजूर पेट का। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये तो घूमने वाले प्लेटफॉर्म थे, तो इनको मैंने किसी तरह पार किया, जाली के ऊपर चला और फाइनली मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गया था। अब तीसरा पड़ाव शुरू हो चुका था। इस ट्रैक पे काफी सारे फुटबॉल, टायर्स और बर्गर्स थे जिन्हें मैं हटा हटा के आगे बढ़ते जा रहा था। यहाँ पे 60 की स्पीड में भगाने में मजा आ रहा था। मैं ब्लेड से लेकर बर्गर हर किसी को चिपते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तीसरे पड़ाव के आखिरी में मुझे जंप मिली जो कि बहुत आसान थी मेरे लिए और उसे भी मैंने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया। अब मैंने अपनी बाइक की स्पीड को 80 पे कर लिया था और मेरी स्प्लेंडर अब रियल जलवा दिखा रही थी अपना। इस ट्रैक पे वैसे तीखे मोड़ काफी सारे थे, लेकिन मेरी स्प्लेंडर को मैं किसी डर्ट बाइक से भी अच्छा कंट्रोल कर रहा था। मैं बस जिगजैग किए जा रहा था और आगे जितनी भी मुश्किल आ रही है उनको हटाते हुए मैं चिरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब मुझे ब्रेक लगाना पड़ गया था क्योंकि जब मैं सोच रहा था कि सब कुछ आसान है तभी मेरे सामने आ जाता है 360 डिग्री लूप। इसे पार करने के लिए फुल रेस में अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर देता हूँ। लूप के शुरुआत में जंप को क्रॉस करता हूँ और बस आंखें बंद करके मैं लूप को क्रॉस करने लग जाता हूँ। भाई लिटरली मेरे स्प्लेंडर ग्रेविटी को झटका दे रही थी। मेरी आंखें तो उस टाइम पे बंद थी क्योंकि अगर मेरी आंखें खुली होती तो मैं उस टाइम वही बेहोश हो जाता। और फाइनली 360 डिग्री लूप को मैं क्रॉस कर ही लेता हूँ किसी तरीके से। लूप को क्रॉस करने के बाद एक और मुसीबत थी मेरे सामने, एक भयानक सा राउंड रैम जिसके बाद थी एक जंप, और यहाँ पे तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। मैं अपने स्प्लेंडर को भगाना शुरू कर देता हूँ और उस जाली के अंदर भी काफी सारे ऑब्स्टेकल थे जिन्हें मैं पार करके जंप लगा देता हूँ। लिटरली मेरी बाइक 5 सेकंड के लिए हवा में थी और लग रहा था मैं पानी में गिरने वाला हूँ, नहीं बचने वाला मैं यहाँ पे। पर आखिरी मौके पे मैं इस जाली को पार कर लेता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे फिर से ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि अब 14 पड़ाव शुरू हो चुका था और भाई यहाँ पे तो और भी ज्यादा भयानक ऑब्स्टेकल थे। और अब से भाई मैं आ रहा था कि आगे स्पीड का नहीं बैलेंसिंग का खेल है। मैं अपनी स्प्लेंडर को आगे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाना शुरू कर देता हूँ और रेड सैंडबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। इसी तरह यहाँ पे बैलेंस करते करते मैं रैम की तरफ जाता हूँ, सामने पड़े हुए फुटबॉल को मार के जंप कर देता हूँ, फिर आगे लैंड करके मैं वेंडिंग मशीन को पार करता हूँ। और अब मैं टायर्स पे आ गया था जिन्हें पार करना काफी मुश्किल था। यहाँ पे स्प्लेंडर मेरी बार-बार बीच में अटक जा रही थी। पहले तो ये हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट्स को मैं टाइम पास में ले रहा था, लेकिन क्योंकि अब रैम छोटा होता जा रहा था तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। रैम के ऊपर इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स थी कि इन्हें कंट्रोल करने के चक्कर में कई बार मेरा बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे सामने दिखे जो इलेक्ट्रिकल क्रिसमस ट्री जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी, इन्हें मैं अगर टच कर लेता तो मुझे 10,000 वोल्ट का झटका लग जाता। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से क्रॉस करता हूँ। भाई लिटरली मेरे बाजू में पूरा पानी था और ये बर्गर के दिमाग खराब ऐसी की तैसी। रैम चैलेंज क्यों खतरनाक है मुझे समझ में धीरे धीरे आने लग गया था। स्टार्टिंग में इस रैम को मैं जितना टाइम पास में ले रहा था ना, अब मुझे मालूम पड़ रहा था कि भाई उतना आसान नहीं है क्योंकि तक के फुटबॉल और बर्गर ही मेरे को दिमाग खराब कर रहे थे। ऐसे उछल रहे थे ना कि मैं पूरा रेस में आ गया था। रैम के ऊपर ये सारी ऑब्जेक्ट्स को कौन रखता है यार। मैं जब भी करूँ तो करूँ कैसे, मुझे बहुत मुश्किल से जंप करना पड़ रहा था यार। और ये सब काफी नहीं था कि मेरी बाइक को अब गैस के बलून के ऊपर चलना पड़ रहा था और इसके ऊपर से तो मेरी बाइक लिटरली फिसल रही थी। ऊपर से सामने वेंडिंग मशीन रखी हुई थी जो गिर रही थी, क्रिसमस ट्रीज गिर रहे थे जिन्हें मैं किसी तरह क्रॉस करके आगे बढ़ते जाता हूँ। एक चीज को क्रॉस कर रहा नहीं था, फिर यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहे थे। मेरा दिमाग पूरा खराब हो रहा था, मेरा बैलेंस बिगड़ते जा रहा था। अब मेरे सामने एक मूविंग प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट अटक गई थी। अब मैंने सही टाइम का इंतजार किया और फिर अपनी स्प्लेंडर से धक्का देकर उस चीज को हटा दिया और मैं सीधा रैम के ऊपर चढ़ने लगा और फिर मैंने सीधे लैंड किया एक बलून के ऊपर जहाँ से मेरे फिर से बाइक फिसलते हुए बाल बाल बची। मेरे हार्ट ने लिटरली 2 सेकंड के लिए बीट को स्किप कर दिया था और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इस बलून को क्रॉस करने लगा। मैं अपने आप को शायद करने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि रैम पे हर जगह ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे और ऐसा करते करते चौथा पड़ाव पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन 5वां पड़ाव बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। एक बहुत भयानक जंप और अगर मैं इसे मिस करता हूँ तो सीधा पानी में गिरूंगा। बड़े ध्यान से मैं अपनी बाइक को जंप कराता हूँ, सक्सेसफुली लैंड भी हो जाता हूँ। अब सामने मुझे दिखाई देती एक उड़न तश्तरी जिसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। अब मैंने एक फुटबॉल को नीचे गिराया और आगे बढ़ने लगा। फिर सामने दूसरा फुटबॉल आया तो मैंने उसे भी नीचे गिरा दिया, लेकिन सामने वाली यूएफओ पे और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट थे तो
मैंने फिर उन्हें भी हटाया और रैंप पे आगे बढ़ने लगा तो मुझे और ज्यादा अपडेट दिखने लगे। ये रैंप पानी से काफी ज्यादा ऊंचाई पे था, लेकिन डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि हर जगह बस ऑब्जेक्ट थे। पहली बार मैं जब पर किसी चैलेंज में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था। अब छठवां पड़ाव शुरू होने वाला था और मैं बर्गर्स के ऊपर आ गया था जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे फुटबॉल के ऐसी की तैसी। बर्गर्स को पार करने के बाद मैंने मूविंग प्लेटफॉर्म को भी पार कर लिया। फिर उसके बाद फिर से फुटबॉल आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि बाइक से उतर के फुटबॉल को फोड़ डालूं, लेकिन क्योंकि टाइम निकला जा रहा था तो मैंने रैंप चैलेंज को कंप्लीट करने पे ध्यान देना शुरू किया। ट्रैक के ऊपर बाइक के चलने लायक जगह ही नहीं थी। अब मैं गोल गोल रिंग्स की तरफ पहुंच चुका था और उसके ऊपर भी फुटबॉल रखे हुए थे। इस पे गिरने के मेरे काफी ज्यादा चांसेस थे, तो मैंने सारी बातों को इग्नोर किया और मैंने सक्सेसफुली छठवें पड़ाव को पार कर लिया था। अब सातवें और आखिरी पड़ाव की बारी थी और मेरे पास अब बहुत कम टाइम बाकी था। अब मैंने स्प्लेंडर की स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि सामने काफी सारे जंप्स थे। मेरे सामने अब जितने भी रैम्प्स आ रहे थे मैं उन्हें काफी स्पीड में पार किए जा रहा था और मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि मैं स्प्लेंडर को ज्यादा जंप न करवा दूं, वरना मेरी स्प्लेंडर पानी में भी गिर सकती थी। और कोई नहीं तो अब मेरा वेंडिंग मशीन दिमाग खराब कर रहे थे। अब ऐसा करते करते मैंने तीसरी जंप को भी सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया था और मैं अपनी जीत के अब काफी ज्यादा करीब था। लेकिन फिर से यहाँ पे साला ऑब्जेक्ट शुरू हो गए थे जिससे मेरा दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग को शांत रखा और पूरी रफ्तार से मैंने इन रास्ते से हटाया अपने और सारे स्टंट्स को मैंने सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया था। अब बस 2-3 जंप्स और बाकी थे और मैं जीतने ही वाला था, लेकिन तभी रैंप के बीच में वेंडिंग मशीन और किस्मत आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बाइक को रिवर्स लेके जंप करवाना पड़ता है फिर से, और इसकी वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया था। दूसरी जंप को तो मैं स्पीड में मारता हूँ, लेकिन फिर मेरे रास्ते में बरकरार आ गए थे और ये बेकार ऑब्जेक्ट्स की वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड रह गए थे और ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरी के 10 सेकंड रह गए थे और मैं यहाँ पे अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ था। मैं आखिरकार अपने बाइक को जंप कर रहा था और पूरी रफ्तार से आखिरी के 5 सेकंड में 4, 3, 2, 1 मैं फाइनली अपनी फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता हूँ। मेरी जिंदगी अब बच गई थी क्योंकि मैंने जल परे का ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। मेरी जितनी भी सारी फ्रस्ट्रेशन थी वो सारी की सारी खुशी में बदल चुकी थी और मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि आगे से ये मौका कभी ना आए। आज मेरी स्प्लेंडर बाइक ने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया था और फिर वहाँ पे अचानक से जल पर आ जाता है और बोलने लगता है, बच्चे वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था तू ये कंप्लीट कर भी पाएगा। मुझे लगा तू ऑब्जेक्ट से फ्रस्ट्रेट होकर वही के वही हार मान जाएगा, लेकिन मान गए। देखो फ्रस्ट्रेट तो मैं बहुत हुआ था पर जिंदगी के लिए कुछ भी। चलो ठीक है, तू वो 13वां आदमी नहीं बना, बहुत बढ़िया। और इतना बोलने के बाद जल पर एक मंत्र बोलना शुरू कर देता है, फिर वहाँ पे मैजिकल स्मोक आ जाता है। चल बच्चे घर जा, आराम कर अपना तू, उम्मीद है अगली बार फिर मिलेंगे। नहीं भाई, मुझे अगली बार से बिल्कुल नहीं मिलना। मैं मैजिकल स्मोक के अंदर पूरी तरीके से गिर गया था और जैसे ही वो धुआं हटता है तो मैं अपने आप को पाता हूँ अपने शहर में और मैं अपने आप को अपने शहर में पाके बहुत ज्यादा खुश था। तो भाई तो क्या मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला, अभी मैं अपना कार फॉर सेल और टैक्सी बिजनेस अच्छे से चलाऊंगा। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना